Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In today's video, we will be solving May June 2020 paper, which is of 1 hour. Code is 5054 variant 12. So let's begin. Question 1. Which quantity is a vector? As you all know that acceleration is a vector quantity. While distance is scalar quantity, speed is also scalar, time is also considered as scalar quantity. Our option will be A, correct. Question number 2. The diagram show the resultant force R of a 3 Newton force and a 4 Newton force that act at a point P. अब यहाँ पे ये आगे कह रहा है द एंगल बिटवीन 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है? अच्छा आगे पढ़ लेते हैं पहले. विच वैल्यू ऑफ आर इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. अब वो कह रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री दरमियान कुछ भी एंगल हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं दोनों रिजल्टेंट्स को, ये 4 न्यूटन और यहाँ पे 3 न्यूटन, तो 3 और 4 यहाँ पे टोटल बनता है 7 न्यूटन. इसका मतलब है 7 पॉसिबल आंसर हो सकता है. अगर हम इसको 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 3 न्यूटन और यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 4 न्यूटन, तो हमारा फाइनल जाएगा. हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 square plus 3 square. फाइनल आंसर विल बी 5 न्यूटन. 90 डिग्री पे आता है हमारा 5 न्यूटन, 0 डिग्री पे आता है हमारा 7 न्यूटन. इसका मतलब है 5 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन के दरमियान हमारा आंसर हो सकता है विच इंक्लूड्स 6 एज वेल. तो 5 हमारा आंसर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. क्या नहीं हो सकता? ये तीन हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकता. ठीक है, जो उन्होंने पॉसिबिलिटीज दी थी उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, तो 4 आंसर हमारा नहीं हो सकता. गॉट इट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? एज यू ऑल नो दैट एरिया कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है. माइक्रोमीटर की रेंज बहुत कम होती है. करंट जो होता है वो एमीटर से मेजर होता है, गैल्वानोमीटर से मेजर होता है, या फिर इसको मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हैं. जबकि लेंथ एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रोमीटर से मेजर हो सकती है. ठीक है, मास तो टॉप एंड बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से होता है मेजर. सी हमारा आंसर हो जाएगा. 4 पे आते हैं. स्टॉप वॉचेस आर यूज्ड टू टाइम द रनर्स इन अ रेस. द स्टॉप वॉचेस शो द टाइम रिकॉर्डेड फॉर द विनर एंड द अनदर रनर. ठीक है, अब यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड्स में दिया हुआ है, यहाँ पे मिली सेकंड्स कहा हुआ है, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड्स और अगेन यहाँ पे मिली सेकंड्स. ये विनर है, ये अनदर रनर है. और आगे कह रहे हैं व्हाट द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द विनर एंड द रनर. डिफरेंस बताना है यानी सब्ट्रैक्शन होगी. तो हम इन दोनों यूनिट्स को किसी भी, जैसे हमारे पास मिनट भी है, सेकंड्स भी है और मिली सेकंड्स भी है, हम इनको किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट में ले आएंगे. जैसे इस केस में मैं इन तीनों को इसमें सेकंड्स में लेके आ रहा हूँ. ठीक है, तो मिनट्स हमारे पास 0 है. इस केस की बात कर रहा हूँ. मिनट्स हमारे पास 0 है, सेकंड है 57 सेकंड्स, प्लस यहाँ पे मिली सेकेंड लिखा है 1/100. इसका मतलब क्या है कि जब हम 76 को डिवाइड करते हैं 100 से, हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.76. तो ये हमारे पास आ गया मिली सेकेंड. हमने जो दिया होता है यहाँ पर, उसको, उस वैल्यू को हमने डिवाइड किया 100 से, क्योंकि वो मिली सेकेंड में दी हुई थी, हमने डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास आ गया इसमें सेकंड्स में. तो 57 सेकंड्स में अगर हम ऐड करें 0.76 सेकंड्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर बनता है 57.76. ये हमने सेकंड्स में लिया, ये सारे सेकंड्स में. ठीक है, मिली सेकंड को भी हमने कन्वर्ट कर दिया. दूसरे केस में हमारे पास मिनट्स गिवन है, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? ऑब्वियसली 60. प्लस किया हमने 3 सेकंड्स, प्लस अब यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है 84. अब हमें इसको सेकंड्स में लाना है, ये मिली सेकंड्स में, तो 84 को डिवाइड बाय 100 किया, 0.84 आ गया. ठीक है, इसी तरह 60 प्लस 3 प्लस 0.84 किया, यहाँ पर आता है यहाँ पे 63.84. ठीक है, अब 63 क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करते हैं 57.76. तो हमारे पास फाइनल आंसर इसमें बनेगा
इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6.08 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। टू कैमरामैन आर अननोन डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, द एग्जैक्ट टाइम, टाइम भी दे दिया, दैट अ व्हीकल पासिस ईच ऑफ द कैमरास इज रिकॉर्डेड। ठीक है, दो कैमरास हैं और एक व्हीकल पास हो रही है जिससे वो टाइम भी मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्हाट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है रिलेटेड टू डिस्टेंस और टाइम विच इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ए इज इनकरेक्ट। बी में लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल, यस एवरेज स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है डिस्टेंस और टाइम। सी में लिखा हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रही, मैक्सिमम स्पीड लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे मेजर नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड ही मेजर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A car of weight 11,000 Newton move with a constant velocity alongside a horizontal load. A driving force of 5,000 Newton acts on the car. What is the force opposing the motion of car? Motion of car को कौन सी फोर्स अपोज कर रही है? अब एक बात नोट करें, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। तो अगर गाड़ी एक रोड पे जा रही है, थोड़ी अजीब सी गाड़ी बनी है तो गाड़ी अगर रोड पर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या है कि इसकी एक्सीलरेशन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे अगर लग रही है 5,000 न्यूटन की, तो ऑपोजिट रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो कौन सी ऐसी फोर्स यहाँ पे आनी चाहिए जो कि एक्सेलरेशन को जीरो कर दे या रिजल्टेंट फोर्स को जीरो कर दे? यहाँ पे भी 5,000 न्यूटन आनी चाहिए, 5,000 न्यूटन आना चाहिए, ताकि जो रिजल्टेंट हमारे पास बचे वो आए 0 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑपोजिट फोर्स जो होती है वो भी 500 होनी चाहिए, ताकि ये 0 न्यूटन आ जाए, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन 6 का, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ मैन विद एन a man with an open parachute falls to earth at constant speed. The following forces act. P, the upward force of the parachute on the man, parachute जो है वो मैन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। ये एक बंदा है जिसके हाथ में यहाँ पैराशूट है, फॉर एग्जाम्पल ये पैराशूट है, तो पैराशूट जो है वो अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ बंदे पे। ठीक है, ये बात ठीक लिखी हुई है। क्यों में वो कह रहा है द अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, आर में लिखा हुआ है द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है अर्थ की इस तरफ। एस में वो कह रहा है द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट। ठीक है, अच्छा वो और आगे कह रहे हैं कि विच टू फोर्सेस आर अ न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है, ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, दो पेयर होते हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स ऑन ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन, एक ये लग रही है पैराशूट पर, और इसी तरह अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर एस, द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट, ये दोनों ऑपोजिट और इक्वल बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अपवर्ड फोर्स तो है मगर मैन ऑन द, और यहाँ पे कह रहा है अर्थ ऑन द पैराशूट, तो ये बिल्कुल अलग बात है, सेम बात नहीं है। तो आवर आंसर विल बी पी एंड एस। ठीक है, आगे आते हैं। द डायग्राम शोज अ मोटरसाइकिलिस्ट लीनिंग ओवर इन ऑर्डर टू टर्न द कॉर्नर टू द लेफ्ट, व्हाट विच फोर्सेस कॉजेज हिम टू टर्न। अब मोटरसाइकिलिस्ट जो है फॉर एग्जांपल सर्किल बनाते हैं, सर्किल पाते हैं हमारे पास, और मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स लगती है सेंटर में वो कौन सी फोर्स होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस तरफ ए लग रही है जो कि इसको
यूं मूव करा दिए लेफ्ट की तरफ। Question 9. An object weighs 40 Newton on Earth where the gravitational field strength is 10 Newton kg. The object is taken to a planet where the gravitational field strength is 4 Newton kg. ठीक है. Which row is correct? Mass of object on the planet, weight of object on the planet. सही. तो सबसे पहले हमारे पास वेट गिवन है यहाँ पे और ग्रेविटी गिवन है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मास, जो कि अर्थ का मास निकालेंगे। पहले स्टेप में हम निकाल लेते हैं मास। वेट हमारे पास है 40, मास m, ग्रेविटी 10, मास फाइनल आ गया हमारे पास 4 kg। अच्छा, मास पे निकाला बिकॉज मास इज अनचेंजेबल क्वांटिटी, जो कि अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, जहां भी ले जाए, किसी भी प्लेनेट पर ले जाए, मास ऑलवेज रिमेन सेम। मास हमारे पास तो पहली बात तो आ गया 4, तो इस हिसाब से सी और डी तो गलत हो गए। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि हम निकालेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट। किसी प्लेनेट पे होगा तो वेट डिफरेंट होगा। मास हम निकाल चुके हैं, वेट निकाल लेते हैं। मास हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई पे ग्रेविटी यहाँ पे कितनी दी हुई है 4, 4 4 16 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा इसका वेट। गॉट इट? बी विल बी आवर फाइनल आंसर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। 10 पे आते हैं। द डायग्राम शोज द इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, ये एक बीकर है यहाँ पर और इसके नीचे हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिससे मास मेजर होता है। टॉप पेन बैलेंस से भी मास मेजर होता है। आगे कह रहा है विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, विच इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जबकि पहले हमने पढ़ा है कि यहाँ पे होना चाहिए मास। तो सी और डी तो गलत हो गए। अब फैसला होगा ए या बी में से कोई हमारा आंसर है। अच्छा, ए में लिखा हुआ है मास ऑफ बीकर एंड लिक्विड, मास में से माइनस कर दिया मास ऑफ बीकर। ठीक है, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड बतानी है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ बीकर और लिक्विड हमारा हो जाएगा टोटल मास एक तरह से। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर बीकर का मास, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सिर्फ मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। मास ऑफ लिक्विड आ गया और मास ऑफ वॉल्यूम तो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है नीचे, तो इससे हमारा डायरेक्टली मास ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी। तो ए हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पर। और बी में कह रहा है कि मास ऑफ बीकर और लिक्विड माइनस करो, ये बात तो ठीक है, मगर वो कह रहा है मास ऑफ लिक्विड माइनस कर दो। मास ऑफ लिक्विड माइनस कर दिया तो मास ऑफ बीकर आ जाएगा ना हमारे हमारे पास, हमें तो चाहिए मास ऑफ लिक्विड, तो ये नहीं माइनस करेंगे हम, तो बी गलत हो गया। ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 11। Which single atom can be used to find the center of mass of a plane lamina of irregular shape? तो ये इस तरह से होता है ये एक्सपेरिमेंट की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेमिना है और हम इसमें 3 होल करते हैं, एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे या एक होल यहाँ पे, अगर इसको करते हैं तो ये होल किस चीज की मदद से होते हैं हमें ये बताना है। एक बैलेंस की वजह से नहीं, एक मेजरिंग टेप किस तरह से होल करेगा, ये भी गलत हो गया। माइक्रोमीटर भी होल नहीं कर सकता लेमिना के अंदर। जो एक चीज इस्तेमाल होती है होल करने के लिए वो होती है वर्टिकल पिन, जिसकी वजह से हम इसमें होल कर लेते हैं। सो डी इज राइट। Question 12. A student makes a model toy with bearances on the end of metal rod. यहाँ पर वेट है, यहाँ पे भी वेट है, ये मेटल रॉड है। Why are the weighs needed? तो they increase the pressure on the rod। अगर यहाँ से वेट लग रहा है, यहाँ से वेट लग रहा है, तो ये प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। A is incorrect। दे इंक्रीज द वेट ऑफ द मॉडल। मॉडल का वेट बिल्कुल इंक्रीज होगा, मगर यहाँ पे ये बात फिट नहीं बैठ रही क्योंकि वो बात कर रहा है बैलेंसेस की। तो यहाँ पे जो दो एक फोर्स नीचे लगेगी तो इसका मतलब होगा कि ये टॉपिक जो है वो स्टेबिलिटी का है, इसमें हमें बताना है स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो बी भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। सी पे आते हैं, दे लोअर द सेंटर ऑफ मास बिलो द टॉप ऑफ द रॉड। ये ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे रेज द सेंटर ऑफ मास अबव द टॉप ऑफ द रॉड। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, स्टेबिलिटी के लिए या किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, जितना सेंटर ऑफ मास लोअर होगा, उतना ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा।
लोअर द सेंटर ऑफ मास मोर द स्टेबल ऑब्जेक्ट, जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा उतना ऑब्जेक्ट हमारा अनस्टेबल होता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, डी इज इनकरेक्ट। 13 पे आते हैं। An unstretched elastic cord of length 15 centimeter stretches by 4 centimeter when a weight of 6 Newton is suspended from it. The cord does not exceed the limit of proportionality. This is important. What is the total length of the cord when the weight is how much? Weight is 3 Newton. ठीक है, इसको वही आ गया फिर ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन। इसको दो मेथड सॉल्व करूंगा मैं। पहला मेथड ये है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ओरिजिनल लेंथ थी जो कि स्ट्रेच होने से पहले थी वो थी 15 और यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेचेस बाय 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जितना स्ट्रेच हुआ है वो हमारी हो गई एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमने एक पुराना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एफ इक्वल्स टू के एक्स, 7-8 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे 6 न्यूटन की फोर्स लग गई, हमें के की वैल्यू निकालनी है। एक्सटेंशन हमें पता है 4 न्यूटन, 6/4 हमने किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के की और वो वैल्यू आएगी 1.5। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल्स टू के एक्स का, और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या थी 3 न्यूटन की। फोर्स की 3 न्यूटन की, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, एक्सटेंशन हमें निकालनी है। तो अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 1.5 से हमारे पास एक्सटेंशन की वैल्यू आती है 2 सेंटीमीटर। तो एक्सटेंशन में प्लस करते हैं ओरिजिनल लेंथ विच इज 15, हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी जो टोटल लेंथ होगी 17। कभी भी जो अनस्ट्रेच लेंथ है उसमें और एक्सटेंशन में आपको वो नहीं होना, जैसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एग्जामिनर आपका हमेशा घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आई थी एक्सटेंशन, यहाँ मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों को मैंने जब प्लस किया तो मेरे पास आ गई टोटल लेंथ विच इज 17। डी विल बी आवर आंसर। अच्छा, जो दूसरा मेथड है वो भी आसान है। वो किस तरह से होगा, उसका पहला स्टेप ये है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे F1/F2, ठीक है, इक्वल्स टू x1/x2। फोर्स वन हमारी कितनी है 6 न्यूटन, फोर्स टू हमें गिवन है 3 न्यूटन, एक्सटेंशन है 6 में 4 सेंटीमीटर की और यह वैल्यू हमें पता नहीं। तो जब इसको फाइनल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में हम ऐड करेंगे अगर जो उसकी अनस्ट्रेच लेंथ है 15, तब भी हमारे पास आंसर आएगा 17 विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये डबल चेक हो गया, दोनों में से कोई भी आप इसमें मेथड लगा सकते हैं, दोनों आसान है। आते हैं 14 की तरफ। An object is placed at a different depths in liquid of different densities. In which liquid, in which liquid and at what depth is the pressure on the object is greatest? प्रेशर ग्रेटेस्ट कहाँ पर है, ग्रेटेस्ट प्रेशर बताना है हमें। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है रॉ जी एच। ठीक है, ये हो गई डेंसिटी, ये हो गई ग्रेविटी, दिस इज हाइट, मतलब डेप्थ भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो हमें मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए होगी और मैक्सिमम डेप्थ चाहिए होगी, बिकॉज दे बोथ आर प्रेशर, डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए होगी ग्रेटेस्ट विच इज 12,000 और डेप्थ हमें चाहिए होगी 4 तो इंटू 8 हो जाएगा, डेप्थ हमें चाहिए होगी 10। greatest depth and greatest density will give you the greatest pressure। ठीक है, इसको हम ये भी कर सकते हैं मगर वो बहुत फजूल तरीका है और लंबा तरीका है कि हम एक काम करें कि डेंसिटी की वैल्यू डालें यहाँ पर, जिस ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। अगर डेंसिटी 1000 है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है और डेप्थ हमारे पास 4 है, इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालें अगर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आंसर आता है 40,000। तो इस तरह करके हम सारे स्टेप को चेक करें, सब ऑप्शन को चेक करें और वो जो ग्रेटेस्ट डेंसिटी आए वो हम उसका आंसर करते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जो फास्टेस्ट मेथड है हमारे पास वो ये वाला है। क्या आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। A small vessel of volume 3 cm cube contain air at pressure of 100 kilopascal. The small vessel is connected to a syringe. The piston is fully inserted into the syringe.
ठीक है और यहाँ पे syringe है. The piston moves slowly to the right so that the air in the syringe has a volume of 12 cm cube. The temperature of the air does not change. What is the pressure of air in the syringe? Pressure of air बताना है syringe के अंदर. तो यहाँ पे इनिशियल जो हमारे पास प्रेशर था वो था, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम था 3, इनिशियल प्रेशर था 100 और फाइनल हमारे पास वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में 12. तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पहले ही पढ़ा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. प्रेशर 1 हमारे पास कितना है, प्रेशर 1 है 100 किलो पास्कल. वॉल्यूम 1 कितना है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू प्रेशर 2 हमें यहाँ पे निकालना है. और वॉल्यूम 2, अब देखिए यहाँ पे आता है ट्विस्ट, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं जितना लग रहा है. इसमें एक टेक्निकल बात आती है कि जब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, तो जो इसका प्रेशर है जो कि है 3 cm क्यूब, ये चला जाता है इस वाले रेंज के अंदर जो कि है 12 cm क्यूब, क्योंकि ये उधर की तरफ यानी इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट हो रही है. तो ये वाला वॉल्यूम भी इसमें आ जाता है. ठीक है, ये वाला वॉल्यूम भी इसमें आ जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि 12 में प्लस हो जाएगा 3, तो फाइनल यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 15. 12 की जगह 15 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इस तरफ जा रही है मूवमेंट इसकी. तो 15 हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, 300 यहाँ पर आ गया, P2 उधर आ गया, 15 पर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, डिवाइड हो जाएगा. P2 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 20 किलो पास्कल, विच इज ए. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. Question number 16. A rocket of mass m, when empty, carries a mass m of fuel. The rocket and the fuel travel at speed v. ठीक है, स्पीड यहाँ पर है v. The engine of the rocket is fired and all of the fuel is expelled. The speed of the rocket increases, ठीक है, to 2v. What happens to the kinetic energy of the rocket? Kinetic energy पूछ रहा है कि kinetic energy पे क्या इफेक्ट पड़ा. तो अब पहले यहाँ पे जब मास इनिशियल मास था तो स्पीड यहाँ पर थी कितनी, v. ठीक है, जब मास फाइनल हो गया यहाँ पर तो स्पीड कितनी हो गई, 2v. ठीक है, तो अब हम इसकी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स अपॉन 2 m. यहाँ पे मैं ये वाला लेता हूँ m v स्क्वायर. ठीक है, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये हम निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m 2v स्क्वायर. तो ये क्या बनता है यहाँ पे, 1/2 m 4v स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया. जब फाइनल हमने काइनेटिक एनर्जी ली तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 4 के रेशियो से बढ़ रही है. और जब हम इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो निकालेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 टाइम्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर बनता है कि इट डबल्स, नो इट डज नॉट डबल्स. इट हाफ भी नहीं हो रही. इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. यस, इट इज इंक्रीजिंग बाय फैक्टर ऑफ 4. सी इज करेक्ट, इट स्टेज द सेम स्पीड. ऐसा नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं. अ कार ऑफ मास 1000 kg is driven 200 meter up an incline so that it rises 50 centimeter vertically. The acceleration of free fall is given, which is 10 meters per second. He is saying what is the gain in gravitational potential energy. Gravitational potential energy निकालनी है बेसिकली यहाँ पर. और ये बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं हमेशा. ये बात याद होनी चाहिए आपको. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ जीपीई का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज एम जी एच. सो व्हाट इज आवर मास, 1000
kg इंटू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल और ग्रेविटी सेम बात होती है, दोनों की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गई, और यहाँ पे हाइट कितनी है 50। हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, सी विल बी आवर आंसर, सॉरी जूल्स। Let's move towards question number 18. In which situation is energy being released by the fusion of hydrogen nuclide to form helium? अब इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में स्मॉल न्यूक्लियस या स्मॉल न्यूक्लियाई बनाते हैं फ्यूज होके लार्जर न्यूक्लियाई। तो हाइड्रोजन हमेशा हीलियम बनाता है, हीलियम कभी भी हाइड्रोजन नहीं बनाता, हाइड्रोजन हीलियम बनाता है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ड्यूट्रियम और ट्यूट्रियम मिल के बनाते हैं, जो कि आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, क्या, हीलियम, सही है। ये जो है वो एक प्रोसेस जो है वो स्टार में भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार में। तो अच्छा, फ्यूजन हमेशा होती है सन में, क्योंकि सन में एलिमेंट फ्यूज होते हैं और फिर बड़े एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये हमेशा होती है सन में। अब वो ए में कह रहा है इन द डिके ऑफ कार्बन 14 यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, नहीं, इसमें भी नहीं होता। इन द सेंटर ऑफ सन, सन के सेंटर, इन द सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी, अर्थ के सेंटर में ये नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है सन में, इन द सेंटर ऑफ सन। यस, डी इज आवर राइट आंसर, और कहीं नहीं होता ये प्रोसेस फ्यूजन का। और जगहों पे भी होता है, जैसे मैं आपको बताया स्टार में, मगर मेनली ये सन में होता है। जो ऑप्शन इसमें दिए में कंपैरेटिवली ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 19 पे आते हैं। द मेन स्टेजेस इन द ऑपरेशन ऑफ कोल फायर्ड पावर स्टेशन आर लिस्टेड, ठीक है, दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, ये भी बात बता दी इन्होंने। अच्छा, इनको देख लेते हैं। आगे लिखा है द फ्लो चार्ट शो द फर्स्ट टू स्टेजेस, सही है। व्हाट द करेक्ट ऑर्डर इन द रिमेनिंग स्टेजेस, करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहला ऑर्डर हम उन्होंने हमें दिया हुआ है 4, पहला जो होता है स्टेप होता है 4, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा भी ठीक लिखा हुआ है कि वाटर इन द बॉयलर बिकेम्स हॉट, ये दोनों सही हैं। अच्छा, अब हमें बाकी बताने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले कोल बर्न होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या होता है, वाटर इन द बॉयलर बिकेम्स हॉट, वाटर जो है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो 2 के बाद हमारा हो गया 6 स्टेप, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 6, ठीक है। जब ये होता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्टीम जब प्रोड्यूस हो जाती है तो स्टीम जो होती है टरबाइन को घुमाती है। ये टरबाइन एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टीम जो है वो घुमाती है। तो 6 के बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है 3। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टरबाइन को जब घुमाती है तो टरबाइन उसके बाद जो है वो जनरेटर को घुमाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, स्टीम घुमाती है टरबाइन को, टरबाइन घुमाता है जनरेटर को, सही है। उसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर होता है आखिरी बचा है, जो कि वो है 5। जैसे मैंने आपको भी बताया कि टरबाइन जब घुमाता है जनरेटर को, जनरेटर घुमाता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो फिर ईएमएफ, सॉरी, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। 6 के बाद मैंने क्या बताया कि स्टेप 3 होता है, उसके बाद होता है स्टेप 1, और बिल्कुल लास्ट में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, विच इज स्टेप 5। तो हमें यहाँ से देखना है, ए में लिखा हुआ है 6315, सही है। बी में लिखा हुआ है 6135, ये भी गलत। सी भी गलत। यहाँ पे लिखा हुआ है 6351, नहीं,
15 है, 5 1 नहीं है, इसका मतलब है डी बी करेक्ट। करेक्ट आंसर इनकरेक्ट, सॉरी डी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी ए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन विच सिचुएशन इज देयर नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? एनर्जी ट्रांसफर कहाँ नहीं होती? तो ए में लिखा है आकार बैटरी टर्निंग द स्टार्टर मोटर, ऐसा नहीं होता है इसमें। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं फ्यूल अगर प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसकी वजह से एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ऐसी बात है, अगर हम फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे हम फ्यूल प्रोवाइड नहीं कर रहे। ए में हम कार को ऐसी बात है फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, तो ए गलत हो गया। अच्छा, बी में क्या लिखा हुआ है, कार मूविंग अलोंग साइड अ हॉरिजॉन्टल रोड एट कांस्टेंट स्पीड। बहुत सारे बच्चे इसको टिक करेंगे, मगर भले वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, मगर यहाँ पे फ्यूल की जरूरत तो होती है ना कार में। दैट्स व्हाई बी इज आल्सो इनकरेक्ट। सी में अ सोलर पैनल वार्मिंग वाटर, सोलर पैनल के अंदर जो हीट आती है वो सन से आती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल हीट होता है, और उससे फिर वो लिखा हुआ है कि वाटर को गर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, विच इज थर्मल एनर्जी। डी में लिखा हुआ है स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट कांस्टेंट हाइट। ये अर्थ है स्पेस क्राफ्ट, इसके एट कांस्टेंट हाइट से मूव करता रहेगा, इसको हम कोई फ्यूल तो नहीं दे रहे ना। दैट इज व्हाट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो कोई एनर्जी चेंज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी में। हाँ, अगर हम इसको मूव करें, जैसे इसमें फ्यूल डालें, तो फिर वो ऐसी बातें मूव करेगा, मगर जब अगर वो ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटिंग, अगर ऑर्बिट कर रहा है तो वो कांस्टेंट हाइट पे ही ऑर्बिट करता रहेगा, और यहाँ पे कोई फ्यूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने हिसाब से घूमता रहेगा। दैट इज वाई 20 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। The 200-watt battery of electric car is charged with a current of 33 ampere for 4 hours. ठीक है, the efficiency of charging process is 90%। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। How much usable energy is transferred to the battery? बैटरी में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? यूजेबल एनर्जी निकालनी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक वो होता है एनर्जी इक्वल्स टू आई वी टी, मतलब करंट, वोल्टेज और टाइम। तो करंट कितना गिवन है हमारे पास, 33 एम्पियर, क्वेश्चन से ही देख लेंगे। मल्टीप्लाई करें इसको अगर वोल्टेज से, तो वोल्टेज कितना गिवन है, 200 वोल्ट्स, मल्टीप्लाई, अच्छा जो हम टाइम लेते हैं वो हमेशा सेकंड्स में लेते हैं, तो आवर्स से हम अगर जाएंगे सेकंड्स में, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3600, क्योंकि पहले आएगा 60 से सेकंड्स में, उसके बाद ये आएगा क्या नाम है आवर्स में। तो 4 को मल्टीप्लाई करूं मैं अगर 3600 से, मेरे पास आंसर आता है 14400। सेम चीज मैं यहाँ लिखता हूँ 14400। अच्छा, अब मैं अगर इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करूं, तो इसको मैं कैलकुलेटर में डाल के चेक करता हूँ। ओके, तो वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 954,000 जूल्स, ये वैल्यू आ रही। अच्छा, अब ये आंसर नहीं होगा हमारा। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 90%, तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से, क्योंकि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। ये 95 वाली वैल्यू आई, ये आई है 100%, मगर उन्होंने कहा है 90% ना, तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया 90% से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 8553600। अच्छा, अब इन्होंने हमारे पास आ गया 90% की वैल्यू। अब उन्होंने कहा है कि ये मेगा जूल्स में, तो इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर 6 होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10 की पावर 6 से, क्योंकि जूल्स में हमें जूल से जाना है मेगा जूल्स में, इसको डिवाइड कर दिया जाए 10 की पावर 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85 समथिंग, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा 86 मेगा जूल्स। ठीक है, इस तरह हमें इस वाले मेथड से हमारा आंसर मेगा जूल्स में आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे इसको 10 की पावर 6 से। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर विल बी बी। Let's move towards question number 22. In an experiment, to measure the power output of small steam engine, known load is lifted by the engine. ठीक है,
Which two measuring instruments are also required? कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड है पावर को मेजर करने के लिए? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स वर्क डन अपॉन टाइम। सबसे पहले यहाँ पे टाइम आ गया तो स्टॉप वॉच की जरूरत हमें पड़ने ही वाली है। ए में कह रहा है कि मेजरिंग सिलेंडर एंड थर्मामीटर, नहीं, गलत। हम वॉल्यूम थोड़ी मेजर कर रहे हैं जो हमें मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, ना तो टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो थर्मामीटर की भी नहीं पड़ेगी, इसलिए ये गलत हो गया। बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर यही लिखा हुआ है जबकि वॉल्यूम की बात हमें करनी नहीं है। अच्छा, अब हमें जो है कुछ ना कुछ इसकी, जैसे इसको हम कह सकते हैं एमजीएच, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल हाइट मेजर हो रही है, लिखा हुआ भी है अ लोड इज लिफ्टेड बाय द इंजन, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व है। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है एमजीएच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एच, तो हाइट मेजर होगी रूलर से, मीटर रूल से हाइट मेजर होगी इसकी, जिसकी वजह से हमें मीटर रूल भी चाहिए होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम के लिए स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी, तो बेस्ट हमारा आंसर यहाँ पे बनता है सी। देखिए डी में वो कह रहा है कि स्टॉप वॉच और थर्मामीटर, थर्मामीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे, दैट इज व्हाई सी विल बी आवर राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 23। फोर मेटल कंटेनर्स विद आइडेंटिकल डायमेंशंस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, are filled with water at 90 centigrade, ठीक है। All faces except one of each container are covered in a very good insulator, ठीक है। The one exposed face on each container is painted either black or white। आगे वो कह रहा है which container does the water cool the fastest, fastest कहाँ पर cool होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि fastest कहाँ पर होगा। ये बात हमें पहले से भी पता है कि, या मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक और जो पेंटेड होते हैं, ब्लैक आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर्स, ठीक है। while white surfaces are bad absorbers, similarly bad emitters। अच्छा, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। तो हमें क्या चाहिए कि वाटर जल्दी से जल्दी कूल हो, तो उसके लिए हमें ब्लैक चाहिए ताकि जल्दी जल्दी हीट लॉसेज हो, जल्दी जल्दी हीट एमिट हो। व्हाइट वाले तो गलत हो गए, व्हाइट लिखा हुआ है गलत, और व्हाइट का लिखा हुआ है, डी में भी व्हाइट लिखा हुआ है, विच इज इनकरेक्ट। अच्छा, अब बात आती है सरफेस एरिया के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज फेस, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल फेस। अच्छा, अब क्योंकि हमें जल्द से जल्द कूल करना है, तो हम जो है वो लार्ज सरफेस एरिया यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ एक बॉक्स की जिसका सरफेस एरिया है 20, और एक की बात करता हूँ जिसका सरफेस एरिया है 30, और यहाँ पे फुल टेम्परेचर के साथ हीट प्रोवाइडेड है, हीट प्रोवाइड होना रुक गई। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हीट लॉस हो जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया छोटा है तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हीट लॉस होगी, जबकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे हीट लॉस फास्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि हीट लॉस ऑल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी जल्दी हीट बाहर निकलेगी, जिसका मतलब है कि जितनी जल्दी जल्दी कूल होगा। ए विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन।